हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप सबके बीच एक काफ़ी हॉट टॉपिक्स जो कह सकते हैं इस बीच में, जो सभी के बीच में एक डिस्कशन का मैटर बना हुआ है कि सीबीएसई ने आखिर किस तरह से हमारे रिपोर्ट कार्ड्स बनाए हैं, किस तरह से 30-70 का रेशियो वर्क कर रहा है। हावेवर मैंने आपको वीडियो पहले बनाकर दिया हुआ था। नाउ टू द पॉइंट 30-70 पे आज बात करेंगे। एज वेल एज सीबीएसई ने आज एक सर्कुलर निकाल दिया है रिगार्डिंग वेरिफिकेशन फोटोकॉपी रीवैल्यूएशन फॉर टर्म 2 फॉर क्लासेस 10 एंड 12 बोथ। तो ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो आइए देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले कि जिस भी हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो चीज़ें हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये इंटरफेस, ये सीबीएसई का होम पेज है जिसमें सीबीएसई अपने ऑलवेज लेटेस्ट जो भी उनके इन्फॉर्मेशन सर्कुलर होते हैं, नोटिस होते हैं, पब्लिक पोर्टल पर यहाँ पर सर्कुलेट करती है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं पहला इन्फॉर्मेशन जो आज की डेट का है कि सर्कुलर रिगार्डिंग वेरिफिकेशन फोटोकॉपी रिवैल्यूएशन टर्म 2 क्लास 10 एंड क्लास 12। और उसके अलावा ऐसा ही आप एक और सर्कुलर देख सकते हैं रिगार्डिंग कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट्स 2022 फॉर क्लास 10 एंड 12। तो इसके पहले कि हम आगे री इवैल्यूएशन के बारे में समझें, फोटोकॉपी कैसे लेना है वो समझें, या वेरिफिकेशन कराना है कि नहीं, तो इन चीज़ों को समझने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार आपका रिजल्ट बनाया कैसे गया है। हावेवर मैंने उस पर बेस्ड वीडियो भी आप लोगों को पहले से प्रोवाइड किया था बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, अगर आप सभी को याद हो। अगर आपने वो ना देखा हो तो उसको भी जाकर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस के तौर पर। तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाती है और इन शॉर्ट सीबीएसई ने उसको एक्सप्लेन किया है 30-70 के रेशियो में। वो आज मैं आपको एक बार सीबीएसई के बताए गए तरीके को दिखाकर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जब आपको समझ में आ जाए कि आपका री एवेल्युएशन आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, आप कितने कॉन्फिडेंट है, उसके बाद ही आप अप्लाई करें, ये मेरा सजेशन है। जैसा आप देख पा रहे हैं सीबीएसई ने ये आज के डेट में 23 जुलाई को पब्लिक नोटिस दिया है सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स को, और जिसका सब्जेक्ट रखा है सीबीएसई ने कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट्स 2022 फॉर बोथ 10th एंड 12th। तो यही बेसिकली एक कल से मुद्दा सबके दिमाग में चला आ रहा था कि आखिर ये रिजल्ट्स का जो वेटेज है वो 30-70 काम कैसे कर रहा है। तो देखिए, हम सब जान चुके हैं अब तक, तो सीबीएसई ने हमें बता ही दिया अपने प्रीवियस नोटिस में कि 30% का वेटेज दिया गया है टर्म 1 के लिए और 70% का वेटेज टर्म 2 को दिया गया है। ये टर्म 1 30 और टर्म 2 70। मैं सबको क्लियर कर दूं, ओनली फॉर द थ्योरी मार्क्स है, ना कि प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स में जो आपके एक्सटर्नल आए थे या जो इंटरनल असेसमेंट्स हुए थे उसके बेसिस पर जो 2 टर्म्स में असाइन किए गए मार्क्स, दैट इज इक्वली टेकन, मतलब जितना मिला था आपको एग्जैक्टली कह सकते उतना काउंट किया गया है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं सीबीएसई के इस पीडीएफ में टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स को देख करके सपोज करके आपके सामने एक कैलकुलेशन शीट रखी गई है। देखिए, तो ये पहला जो आपके सामने 40 रखा गया, ये टर्म 1 में मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स असाइन किया गया जिस किसी सब्जेक्ट को, वो है 40। यानी कि 35 वाले सब्जेक्ट को 35 के अकॉर्डिंग समझ के चलना है आपको, 40 वाले में 40। और ऐसे ही मैक्सिमम मार्क्स उस सब्जेक्ट में रहा होगा इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल के नाम से, वो है 10। अब ये 40 एंड 10 का मतलब समझिएगा, जैसे अकाउंट्स, बीएसटी जैसे सब्जेक्ट्स और उसके अलावा आपके इंग्लिश हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स, इसमें 40 एंड 10 का रेशियो चलेगा। देन अब ये है आपके अजम्पशन, ये सीबीएसई ने अज्यूम करके डेटा दे दिया है कि मार्क्स आपने कितने सिक्योर किए थ्योरी में आउट ऑफ द 40 मार्क्स। तो जैसा दिखा दिया गया है, आपने 30 मार्क्स को यहाँ सिक्योर किया, ये सीबीएसई ने एक एज्यूम कर लिया। नाउ आपके इंटरनल असेसमेंट 10 में से आपको कितने मिल गए, तो वो है 9। तो मैं बता दूं कि सभी लोगों का जो री इवैल्यूएशन है वो थ्योरी मार्क्स पे होता है, ना कि प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट। तो ये जो पोर्शन आपका है 9 मार्क्स आउट ऑफ 10 या पूरे 10 मार्क्स, कुछ भी हो सकता है, उसको आपको अवॉइड अब करना है क्योंकि उसमें कोई चेंज अब नहीं है पॉसिबल। लेकिन हाँ, थ्योरी में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, अगर वो गलत तरीके से मतलब आपके अकॉर्डिंग गलत है, री इवैल्यूएशन वगैरह में अगर वो कमियां मिल जाती हैं तो वो चेंज बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए आपको इस पर बस विचार करना है। ऐसे ही टर्म 2 में भी आपने मान लिया कि 40 मार्क्स का जो टर्म 2 पेपर हुआ था उसमें आपने ऑब्टेन किया है 20 मार्क्स और 10 में आपको मिला है 8। ठीक है, ये हो गए दोनों टर्म्स के आपके मार्क्स ऑब्टेन का अजम्पशन। नाउ ऑन दैट बेसिस अब अगर हम 30 और 70 का जो स्लैब बनाया है सीबीएसई ने, उसके ऊपर हम फोकस करें तो देखिए
कैसे वो वर्क करता है, कैसे एक्ट करता है, क्या आपका परफॉर्मेंस बनता है। तो जैसा हम सब जान रहे हैं कि टर्म 1 में लिया गया है 30% का वेटेज। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो मार्क्स आपने टर्म 1 में ऑब्टेन किया था, जिसको कि आपके स्कूल ने आपको इन्फॉर्म भी किया है कि टर्म 1 में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, तो ये मार्क्स आप सबको अच्छे से पता है। तो इसमें आपने 30 मार्क्स ऑब्टेन किया था और उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसलिए करेंगे सो दैट कि वो आउट ऑफ 80 के इक्वल हो जाए या आउट ऑफ 70 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से आपका एक मार्क्स आ चुका है 60, यानी कि अब ये आपका परसेंटाइल बेसिस पर काम कर रहा है कि 60 नंबर एक तरह से आपको मिला है 80 में से। नाउ अब यहाँ पे जितना आपको मार्क्स मिला है उसको बेस रखेंगे और उसका आप ले लेंगे 30% जो कि टर्म 1 के लिए असाइन सीबीएसई ने किया। तो 30% अगर हम आप 60 नंबर का निकालेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 18 आ जाएगा। अगर पॉइंट में आता है तो पॉइंट में जितना आएगा उसको उतना ही रखिएगा। मान लीजिए पॉइंट में अगर आता है 17.1, अगर ये आता है तो आप लोग सोचेंगे इसको राउंड फिगर में 17 मान ले, या अगर 17.9 है तो उसको 18 मान ले, तो ऐसा नहीं है। जो आपका आएगा एग्जैक्ट उसको पॉइंट में उतना ही कंसिडर करिएगा, और टर्म 2 में जितना आएगा उतना, और दोनों को फिर जोड़ने के बाद जो फाइनली बनेगा वहां राउंड फिगर आपको कर लेना है। तो यहाँ पर आपका 18 मार्क्स आ चुका है। तो इस तरह से 30% आपके टर्म 1 में काउंट हुआ, जो कि 18 मार्क्स। एंड मैं फिर कहता हूँ थ्योरी मार्क्स, ओनली थ्योरी मार्क्स की बात हो रही है, ना कि प्रैक्टिकल। यहाँ लिखा भी है, आप ध्यान से देख सकते हैं। नाउ टर्म 2 में थ्योरी को वेटेज दिया गया था 70% का, और टर्म 2 में आपने जैसा इस ऊपर के एग्जाम्पल में देखा कि आउट ऑफ 40 आपने 20 मार्क्स ऑब्टेन किए थे, तो ये हमारा बेस है। 20 मार्क्स को पहले जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी आपने 40 मार्क्स ऑब्टेन किए, यानी जिसका मतलब बनता है कि आपने अगर पेपर 80 का हुआ होता तो उस हिसाब से आपने 40 मार्क्स ही ऑब्टेन किए होते ना। उस 40 को हम दे रहे हैं 70% का वेटेज, जो कि ह्यूज मार्जिन है। एंड ये वजह बनी है मैक्सिमम लोगों के रिजल्ट्स के उलटफेर की। तो 70% ऑफ 40 अगर हम करते हैं तो आता है 28 मार्क्स। तो नाउ आपने टर्म 1 में जो स्कोर किया था 30% वेटेज आपका जो बना वो है 18, और टर्म 2 का वेटेज बना आपका 28। अब जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ते हैं, टर्म 1 का 18 और टर्म 2 का 28, यानी कि 46 मार्क्स आपको मिल जाते हैं टोटल थ्योरी में इन बोथ द टर्म। यानी अब सीबीएसई ने आपको बता दिया कि वेटेज सिस्टम के बेसिस पर आप अपने एग्जाम में थ्योरी में आउट ऑफ 80 46 मार्क्स के इक्वल आपने स्कोर किया। ये ओनली 80 में से है। प्लस थ्योरी में आपको क्या, सॉरी प्रैक्टिकल में क्या मिला था, 9 मार्क्स टर्म 1 में, 8 मार्क्स टर्म 2 में, यानी ऑल टोटल 17 मार्क्स। तो आपने प्रैक्टिकल में 17 ऑब्टेन किया। तो इन दिस वे 46 प्लस 17 जोड़ लीजिए तो आपका 63 मार्क्स आपने ऑब्टेन कर लिया आउट ऑफ 100। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन का तरीका। सेम तरीका आप लोग अप्लाई करिएगा जब आपको 35 वाले किसी सब्जेक्ट में, जैसे केमिस्ट्री है, जैसे आईपी है, सीएस है, फिजिक्स है, ऐसे सब्जेक्ट में करना है। तो जहां पर आप 40 मैक्सिमम रख रहे हैं वहां 30 रखिएगा, 10 की जगह 15 कर लीजिएगा। जो आपके मार्क्स आपको पता है कि आपका टर्म 1 में क्या मिले, वो एग्जैक्ट मार्क्स यहाँ रख लीजिए, और अकॉर्डिंग टू दैट आप उसका वेटेज कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसी सेम फॉर्मूले से पहले आपको मल्टीप्लाई बाय 2 ही करना है, जो आपका आउट ऑफ 70 स्कोर के इक्वल टू शो करेगा। फिर डायरेक्टली उसको 30% में कन्वर्ट करके यहाँ रख लीजिए, एंड सेम प्रोसीजर 70% के साथ यहाँ करिए। और जैसे इन दो हिस्सों का टोटल आपका आ जाएगा, दैट रिवील्स कि आपको आउट ऑफ 70 फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईपीसीएस जैसे सब्जेक्ट में कितना मिला। ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि आपको टर्म 2 में कितने मार्क्स मिले। ये सबके सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि टर्म 2 में मार्क्स कितने मिले। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि सीबीएसई ने अब तक स्कूलों को ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया है कि टर्म 1 के बाद टर्म 2 में इंडिविजुअली टर्म 2 में बच्चों ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। जैसे टर्म 1 में आपको मार्क्स बता दिए गए कि आउट ऑफ 40 आपने कितने स्कोर किए किस सब्जेक्ट में, लेकिन ऐसा कोई रिजल्ट सेपरेटली टर्म 2 के लिए नहीं आया। दैट इज ओनली विद द सीबीएसई हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस एटसेट्रा। तो सीबीएसई ऑफिशियल्स के ही पास वो मार्क्स आपके पड़े हैं, ना कि हम लोगों में से किसी के पास, किसी स्कूल में किसी के पास कोई ऐसे मार्क्स है ही नहीं। तो आप अगर इसके लिए स्कूल विजिट करते हैं तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कूल आपको मार्क्स बता भी नहीं सकता, बिकॉज वहां पे कोई ऐसी चीज उनके पास प्रोवाइडेड ही नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको अश्योर होना पड़ेगा कि टर्म 2 में आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, अजम्पशन बेसिस पर आप लगभग किस रेंज में अपने आप को स्टैंड करते हैं, सो दैट जब आपका कैलकुलेशन यहाँ बनता है तो आपको फील होने लगे कि मेरे हिसाब से मुझे थ्योरी में एटलीस्ट 50 तो मिलना चाहिए आउट ऑफ 80 या आउट ऑफ 70, जो भी आपको लगता है। और आप अगर अपने मार्कशीट में देखते हैं कि आपको थ्योरी में 50 नहीं, बहुत कम 30 मिला है या 35 मिला है, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, तो आप वेरिफिकेशन के लिए डाल सकते हैं विथ कॉन्फिडेंस कि आपका बहुत लोवेस्ट कैलकुलेशन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। अगर आप श्योर हैं कि टर्म 2 में लगभग आपको कितने मिले होंगे, तब याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर आपका अजम्पशन ही बेसिकली काम आने वाला है आपके लिए। तो ये हो गई सारी बातें।
नाउ इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि 26 जुलाई से वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट होने जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि जैसे आप समझ चुके हैं कि कैसे रिजल्ट्स बनाए गए हैं आपके, तो अब अगर आप इसमें वेरिफिकेशन के लिए बढ़ना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर उसके लिए फॉलो होंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये टर्म 2 के लिए नोटिस है क्लास 10th के लिए रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस, और सेम नोटिस ऐसा ही क्लास 12th के लिए भी दिया गया। तो जितने भी कंटेंट्स में लिखे गए हैं, चाहे मैं 10th का पढ़ूंगा चाहे 12th का, आप देखेंगे ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम है, डेडलाइन सेम है, बस कुछ बदला है अगर तो वह है थोड़ा सा उनका कॉस्ट। ठीक है, तो एक बार हम 10 से ही शुरू करते हैं और प्रोसेस को पढ़ता हूँ। प्रोसेस तो दोनों में सेम होगा, जो टाइमलाइन या वैल्यूज में कॉस्ट में अगर फर्क होगा तो वो हम लोग अलग से डील करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिक बातों को मैं नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ पर मेन चीजों पे आते हैं। ये रहा, अकॉर्डिंगली गिवन बिलो आर द मोडालिटीज एंड शेड्यूल फॉर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन दैट इज क्लास 10 टर्म 2 के लिए 2021 एंड 22। और प्रोसेस ये है कि सबसे पहला काम आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का करना है। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू वेरीफाई द मार्क्स वो पहले इसको इस प्रोसीजर से गुजरेंगे, एंड उसके बाद सेकंड प्रोसीडिंग में आप आते हैं तो वो होता है आपको कि आपको ऑब्टेन करना है आपका स्कैन या फिर स्कैन मतलब फोटो कॉपी आपको जो मिलेगी थ्रू योर ईमेल। ठीक है ना, आपको वहां जाकर नहीं मिलेगा, मेल पर मिलेगा, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको अप्लाई पहले करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। और थर्ड आता है री इवैल्यूएशन, यानी कि आप स्ट्रेट अवे चाहेंगे कि मेरी कॉपी खोली जाए और मेरे सामने कॉपी को दोबारा चेक कराया जाए और मुझे पता चलना चाहिए कि दोबारा मार्क्स कितने मिलेंगे। तो वो तो हो गया री इवैल्यूएशन, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं होगा। उसके पहले आप पहले अपने मार्क्स वेरीफाई कराएंगे, एक टाइमलाइन दिया गया उसके अंतराल में, उस कॉस्ट को बियर करने के साथ। और जब उसके बाद आपका मामला रिजॉल्व हो गया तो दैट्स ओके। नहीं होता है तो कुछ दिन के गैप के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपने फोटो कॉपी भी चाहें अगर तो ले सकते हैं, तो वो मिल जाएगा आपको, जिसके बेसिस पर आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकेंगे कि यस आपके अकॉर्डिंग जो मार्क्स आपने लिखे थे या जो मिले हैं वो ठीक मिले हैं कि नहीं मिले हैं, यानी आपके पास एविडेंसेस आ जाएंगे। एंड ऑन दैट बेसिस आप चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन वाइज। याद रखिएगा क्वेश्चन वाइज, कॉपी के हिसाब से नहीं। अगर एक पेपर में आपने 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया तो 15 क्वेश्चंस के लिए अलग एक एक क्वेश्चन पर एक कॉस्ट बनाया गया है, तो आपको मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन को आप चैलेंज करते हैं उतने के लिए आपको उतना कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात जो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको शायद लगे कि हम क्यों वेरीफाई कराएं, क्यों ऑप्टेन करें, डायरेक्ट रीवैल्यूएशन के टाइम जब टाइम खुलेगा हम इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो बता दूं आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टेप ऐसा बनाया गया कि जो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेगा सिर्फ वही बच्चे ऑप्टेन ही कर सकते हैं। ये यानी आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया होगा तो आप फोटोकॉपी भी ऑप्टेन करने के हकदार नहीं है। और अगर आपने स्कैनिंग ये वेरिफिकेशन करवा लिया लेकिन आपने फोटोकॉपी का कॉस्ट बियर नहीं किया, यानी आपने इसको नहीं प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व किया, तो आप उसके आगे रीवैल्यूएशन में भी नहीं कर सकते। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, आपको हर प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं रीवैल्यूएशन कराना। तो देखिए सारी बातों को मैं नहीं पढ़ूंगा, जो चीज़ आपके जानने की जरूरत है मैं उसी को पढ़ूंगा। आते हैं पॉइंट वाइज बातों पर। लिखा है रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन एंड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड शेड्यूल अलॉन्ग विद द प्रोसेसिंग चार्ज। जैसा बताया गया सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो आप, और एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन उसके लिए बनाया गया, उसको फॉलो करेंगे आप, और विद द प्रोसेसिंग चार्जेस, एंड कोई उसके अलावा दूसरा तरीका आपके एप्लीकेशन का एक्सेप्टेड नहीं है। नेक्स्ट लिखा है द प्रोसेसिंग चार्जेस, जो कि आपको स्पेसिफाई किया गया है इसमें एनेक्चर 1 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपको जो अमाउंट जमा करना वो ऑनलाइन होगा, जो कि क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है। और उसके बाद आपको कोई अलग से जो डिमांड ड्राफ्ट है, कैश है, पोस्टल ऑर्डर्स वगैरह, ये सब कुछ हमारी सीबीसी कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। थर्ड पॉइंट, इनकम्प्लीट या ऑफलाइन एप्लीकेशन को कुल मिलाकर के ऐसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस पर कोई विचार ही नहीं होगा। ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड, यानी देखिए आपके द्वारा सिर्फ एक ही बार अप्लाई किया जा सकता है, मल्टीपल टाइम नहीं। यानी आपने एक बार अप्लाई कर दिया, सबमिट कर दिया मान लीजिए, और आपको लगता है कि आप सिर्फ अकाउंटेंसी में रीवैल्यूएशन कराना चाहते हैं, सॉरी वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, बाद में 1 घंटे बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे अकाउंट्स में भी कराना है, बीएसटी और इकोनॉमिक्स में भी कराना है, अब आप आगे कुछ नहीं कर सकते। तो इसके पहले कि आप अपने
फॉर्म को सबमिट करें, अपने आप उस एप्लीकेशन को लॉग करें, आपको ज़रूरत है पहले से डिसाइड कर लेने के लिए कि क्या आप अप्लाई करते हैं एक सब्जेक्ट के रिवैल्यूएशन के लिए यानी वेरिफिकेशन के लिए या मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि कंडीशन यही है एक बच्चा एक ही बार अप्लाई कर सकता है। तो इसको जो ज़्यादा अच्छे से दिमाग में रखें, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग अप्लाई नहीं होने वाला है। ठीक है, नाउ 5th पॉइंट पर आते हैं और कुछ खास बातें जो आप लोग के लिए जानने की जरूरत है। बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। देखिए बहुत ही ज़्यादा वाइटल बात आप सबके लिए है, बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद। मार्क्स आपका डिले भी हो सकता है, मार्क्स में कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी बातें आगे लिखी गई हैं। डिक्रीजेज इवन बाय 1 मार्क शेल बी अफेक्टेड, 1 नंबर का डिक्रीज भी असर में लाया जा सकता है। देन उसके बाद इन केसेस वेदर देयर इज अ चेंज इन मार्क्स, जो कि दोनों मतलब है, इंक्रीज से भी है और डिक्रीज से भी है, सच कैंडिडेट शैल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो देखिए बात सीधे से बता दूं आपको साफ साफ, इस स्टेटमेंट से बात साबित क्या होती है। ये तो क्लियर है कि आपका मार्क्स बदलेगा तो आपको पुराना मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा नए के लिए, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है, आपको ये पता होना चाहिए जब आप वेरिफिकेशन एंड रीवैल्यूएशन की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसे केस में अगर मार्क्स घट रहा है प्रीवियस वाले मार्क्स से, तो इसका ये मतलब भी है कि अब आपका घटा हुआ मार्क्स ही आपको अवॉर्डेड होगा। इंक्रीज होगा तो ही मार्क्स चेंज होगा ऐसा नहीं है कुछ। यानी सपोज दैट आपने 30 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए थे, लेकिन आपने रीवैल्यूएशन कराया, वो बाई चांस समझ में आता है 38 25 ही है, तो अब 25 मार्क्स ही आपको मिलने वाले, ना कि 35। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखने हैं। एंड प्रोसेसिंग चार्जेस रिफंडेबल नहीं है, ये बात भी क्लियर कर दिया गया है। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो कि हमारा प्रोसेस नंबर 1 है, उसके बारे में क्या बात बताई गई है और क्या चीजें वो जान लीजिए। शेड्यूल हमारे लेक्चर 1 में दिए गए, जो भी आपको मैं दिखा दूंगा। प्रोसेसिंग चार्जेस है 500 पर सब्जेक्ट का, यानी कि अगर आप वेरिफिकेशन भरते हैं एक सब्जेक्ट के लिए तो वो आपको 500 रुपये, जैसे मैंने कहा कि आपको समझ में आता है कि अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक्स तीनों में मुझे भरना है, तो आपको 500 मल्टीप्लाइड बाई 3 1500 रुपए के चार्ज को बियर करना पड़ेगा। लेकिन एक ही एप्लीकेशन में बार बार अप्लाई आप नहीं कर सकते, मैं इस बात को आपको दोहरा चुका हूँ कई बार। नेक्स्ट है कि आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द सेम लॉगिन अकाउंट। ये बात भी अच्छे समझिए, क्योंकि बाद में परेशान होंगे कहाँ से देखें कैसे देखें। तो जो आउटकम आएगा इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस का, वो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा सेम लॉगिन अकाउंट से कैंडिडेट के, फ्रॉम वेयर शी और ही हैज अप्लाइड फॉर द वेरिफिकेशन। जिस जहां से आपके वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई हो रहा है, वहीं से आपको कम्युनिकेशन कर दिया जाएगा कि क्या उसका असर आया है, आउटकम आया है वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद। The outcome of the verification of marks will be uploaded to the login account of the candidate on the CBC website. No individual communication will be sent in this regard. आपको अलग से, यानी आप सोचेंगे कि मुझको अलग से मेल आने वाला है या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं। आपको अलग से कोई कम्युनिकेशन इस रिगार्ड में CBC नहीं भेजेगी, जो करेगी वो वेबसाइट के थ्रू करेगी। In case of change in marks, the first communication that marks have been changed, increase or decrease, will be provided or hosted. Then thereafter, once the results is recalculated, the actual increase or actual decrease of the marks will also be provided hosted. And the applicants are advised to visit regularly CBC website. ठीक है ना, तो इस तरह से आपको जो भी चेंज होगा आपके लॉगिन अकाउंट के थ्रू आपको बार बार इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नाउ देख लीजिए, आपके लिए एक जरूरी सूचना यहाँ पे अब आ चुकी है। वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद सेकेंड स्टेप में जाने से पहले ओनली दोज कैंडिडेट हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, मतलब आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किए हैं वही आगे जाकर के एलिजिबल होंगे अप्लाई फॉर द ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक्स। तो आपको तभी जाकर के अधिकार मिलता है कि इफ इन केस आप अपने आंसर स्क्रिप्ट का फोटो कॉपी चाहते हैं तो मिल सकता है। नाउ अब इसके लिए क्या प्रोसीजर है। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अबव are eligible to apply for obtaining photocopy of the evaluated answer scripts. evaluated answer scripts की photocopy मिलेगी, बट उसी को जिसने इसके पहले वाले प्रोसीजर को गो थ्रू किया था, यानी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था। देन प्रोसेसिंग चार्जेस इसका होगा 500, मतलब आपको प्रोसेस 1 के अंदर 500 पर सब्जेक्ट का प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ा था। अब यहाँ पे जब आप फोटो कॉपी लेना चाहेंगे अपनी कॉपी का, तो 500 रुपये एक सब्जेक्ट की कॉपी के हिसाब से आपको लगेगा अलग से। मतलब इसका हुआ कि आपने 3 सब्जेक्ट अकाउंट्स, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन किया, यानी आपने 1500 रुपये पे करके वेरिफिकेशन का काम खत्म करा लिया।
कुछ दिन के बाद सीबीसी की तरफ से इंटीमेशन आ गया, आपने उस पर गौर फरमाया और फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे बिजनेस स्टडीज़ की कॉपी दोबारा देखनी है, तो एक सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ की कॉपी को आप देखना चाहते हैं, तो आप तीनों नहीं, सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ की कॉपी के लिए आगे बढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप 500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ प्रोसेस 2 के अंतर्गत बियर करेंगे और अप्लाई करेंगे फिर से, यानी स्टेप 2 में आप आ सकते हैं एक कॉपी के लिए भी या उससे ज़्यादा के लिए भी। तो 500 रुपये पर सब्जेक्ट आपको बियर करना होगा प्रोसेसिंग चार्जेस के तौर पर, और उसका भी शेड्यूल यहाँ लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, जिसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूंगा। नाउ application submitted on behalf of the candidate and also the incomplete application will be summarily rejected। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर incomplete है, ये है वो है, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेंट्स विल बी प्रोवाइडेड अ स्कैन कॉपी ऑफ आंसर बुक इन देयर लॉगिन, तो आपको स्कैन कॉपी पोस्ट से नहीं आपके लॉगिन में आएगा, आप बेसिकली पीडीएफ फॉर्म में, तो आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ द एग्जामिनर, मतलब जिसने आपकी कॉपी को चेक किया है, उसके कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स या कुछ भी हो सकते हैं, उन चीज़ों को ब्लॉक करके बाय मीन्स उसको हाइड करके बाकी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। नाउ अगली बात, यानी प्रोसेस थर्ड को बढ़ने से पहले, इफ द कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन, जब आपने कॉपी अपनी देख ली है, अब क्योंकि आपके पास कॉपी है, आप देख चुके हैं, तो आपको लगता है कि आउट ऑफ 10-15 क्वेश्चन जो आपके पेपर में थे, आपको उसमें से रैंडमली क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो उन 2 क्वेश्चन को आप चैलेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन ही और शी विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, और वो भी एक शेड्यूल बना दिया गया है फॉर री इवेल्युएशन ऑफ द मार्क्स, यानी क्लियर है कि जब तक आपके पास स्कैन कॉपी नहीं है तब तक आप आगे वाला काम भी नहीं कर सकते। तो री इवेल्युएशन थर्ड प्रोसेस में अब आ जाते हैं। एंड ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी, यानी आपने फोटो कॉपी ऑब्टेन वाला स्टेप स्किप कर दिया, नहीं किया अप्लाई, तो आप इस चीज को आगे लेकर नहीं बढ़ सकते कि मुझे किसी रैंडम क्वेश्चन को रीचेक करवाना है। तो ये तभी हो सकता है जब आपने स्टेप नंबर 2 भी गो थ्रू किया था। तो आप रीवैलिड कराने के लिए क्या बता दिया गया आपको कि अप्लाई कर सकते हैं इसी कंडीशन पर, और जिसका कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन, यानी आपको लगता है जैसे 2 क्वेश्चन में आपको मार्क्स आपके अकॉर्डिंग कम मिले हैं, तो आप उसको 100 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 2 क्वेश्चन के लिए और उस क्वेश्चन नंबर को मेंशन करेंगे, अप्लाई करके आप आगे की प्रोसीडिंग करा सकते हैं। और बाकी जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो उसके बारे में इन चीज़ों की जरूरत पड़नी है, जो आपको बहुत कम ही केसेस में आमतौर पर लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। द एप्लीकेंट्स विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न, जो कि सीबीसी के द्वारा बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग स्कीम को फॉलो करना होगा जब आप उसका री इवेल्युएशन कराएंगे। स्टेटस ऑफ री इवेल्युएशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलोड बाय फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम द रीजनल ऑफिस, तो एक लेटर के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। डिक्रीज इवन 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड, तो 1 मार्क्स का डिक्रीज भी असर में आएगा। उसके बाद आता है रिजल्ट्स ऑफ द रीवैल्यूएशन विल बी फाइनल एंड नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट, यानी उसके बाद आप दोबारा फिर से कोई रिव्यू करना चाहेंगे या अपील, तो वो काउंट आपका बिल्कुल नहीं किया जाएगा और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन केस ऑफ ऑल द अबव 3 एक्टिविटीज 1 to 3, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑन द मार्क्स अवॉर्डेड शैल बी फाइनल, और फाइनली बोर्ड का उस पर अपना फाइनल अधिकार होगा जो भी उस पर कोई भी कंक्लूजन निकाला जाता है। तो ये था क्लास 10th के अकॉर्डिंग सारे इन्फॉर्मेशंस, और क्लास 10th के टाइमलाइन को मैं आपके सामने अब दिखा देना चाहूँगा एनेक्चर 1 के अंतर्गत जो दिया गया था। तो देखिए, आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, फोटोकॉपी के लिए, ऐसे ही 30 स्टेज, सबका अलग अलग टाइमलाइन है। तो आप अप्लाई करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, वो होगा स्टार्टिंग डेट 26 जुलाई से 28 जुलाई, यानी कि मिडनाइट, रात थर्सडे तक आप ये करवा सकते हैं, कर सकते हैं। ट्यूसडे से शुरू होगा, और अगर बीच में कोई छुट्टी पड़ती है तो वो भी काउंट कर लीजिए, उस दिन भी वो खुला रहेगा। आप छुट्टी के लिए अवॉइड ना करें, उस दिन की छुट्टी है तो नहीं आप कर सकते। और कॉस्ट बता दिया गया था 500 पर सब्जेक्ट उसकी कॉस्ट है। ये हो गया आपका वेरिफिकेशन के लिए। नाउ ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी पर चले आते हैं कि उसके लिए क्या सीबीसी ने बता रखा है। देखिए, फोटो कॉपी ऑब्टेन करने का टाइमलाइन आपको दिया गया 8 अगस्त से लेकर 9 अगस्त, ओनली फॉर 2 डेज, मंडे से लेकर ट्यूसडे एंड अगेन मिडनाइट तक, और इसका भी कॉस्ट है 500 रुपये पर कॉपी। नाउ अब आपने ये भी कर लिया, अब आप आते हैं कहाँ पर, तो आपको अब अपने किसी रैंडम क्वेश्चन की चेकिंग करवानी है, यानी री इवेल्युएशन कराना है। तो री इवेल्युएशन का टाइम है 13 अगस्त से लेकर 14, अगेन 2 दिनों का दिन है, सैटरडे एंड 14 यानी संडे। तो संडे भी इवन वर्किंग रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। और ये रहा 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन का, इसमें आपको कॉस्ट बियर करना पड़ेगा।
तो ये थी बातें क्लास 10 से रिलेटेड रिगार्डिंग रीइवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। तो ये ऑलमोस्ट सेम स्टेप क्लास 12 में भी लागू होता है। आप सबके सामने मैं एक बार स्क्रॉल डाउन करके दिखा दे रहा हूँ। जहाँ बदलाव हो सकता है या है वो चीज़ें हैं ओनली कॉस्ट में या उन चीज़ों को लेकर के जो कि उसके टाइमलाइन में है, अगर हालांकि वो भी नहीं है, बस कॉस्ट में ही चेंज है। तो मैं आपको सीधे क्लास 12 के नेक्स्ट 1 में ले चलता हूँ कि कहाँ पर कितना बदलाव क्लास 12 में है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्लास 12 का ये है 26 जुलाई से लेकर 28, वही सेम टाइमलाइन है आपका, और कॉस्ट भी फिलहाल सेम है 500 पर सब्जेक्ट। ये हो गया पहला चीज क्लास 12 के लिए। एंड रिपीट करूंगा, प्रोसीजर्स आर एब्सोल्युटली सेम। नेक्स्ट पे आते हैं ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी। 8 अगस्त से लेकर 9 अगस्त अगेन टाइमलाइन बिल्कुल सेम, लेकिन आप देख पा रहे हैं 700 पर आंसर बुक, जो कि 10th में 5 मिनट फ्लैश कर रहा था। तो 200 रुपए का चेंज आपको दिख रहा है। एंड री एवेल्युएशन ऑफ एनी रैंडम क्वेश्चन या मल्टीपल क्वेश्चंस, तो ऐसे केस में 13 से लेकर 14 यानी अगेन वही 2 दिन संडे इंक्लूड करते हुए 100 रुपीज पर क्वेश्चन। तो ज़्यादा कुछ नहीं, ओनली फोटो कॉपी ऑप्टेन करते समय आपको 200 रुपये ज़्यादा पड़ रहे हैं, ये सीबीएसई ने इसमें क्लैरिफाई किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट today's information from CBC sites given regarding verification, obtaining photocopy and re-evaluation, and hope so ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आपके काम आया हो और फ्यूचर में आपको इससे मदद मिले। तो विद दैट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ वीडियो को खूब से खूब शेयर करें सो दैट ये इन्फॉर्मेशन सबको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।